वैसे पवन सर, मुझे ऐसा लगता है कि यस सर। काफी सारी जगह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यस सर। एक बार जो है चैट बॉक्स में देख लिया जाए कि लोग कहाँ कहाँ से मौजूद हैं। यस सर, बिल्कुल सर। मैं चाहूंगा कि सभी लोग जिस भी जगह से इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो चैट बॉक्स में अपने शहर या अपने एरिया का नाम टाइप करके सेंड कर सकते हैं। जिससे हमें भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से लोग, क्या बात है, दमोह, विदिशा, महाराष्ट्र, सागर, केसली, हटा, गाडरवाड़ा, तेंदुखेड़ा, अमरवाड़ा, नागपुर, क्या बात है, क्या बात है, सौसर, छिंदवाड़ा, उमराला, रायसेन, सुल्तानपुर, क्या बात है, सिलवानी। तो सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह ठाकुर है। बेसिकली मैं रहने वाला छिंदवाड़ा जिले का हूं। और अगर मैं बात करूं अपनी क्वालिफिकेशन की, पढ़ाई की, तो मैंने छिंदवाड़ा से ही आईटीआई किया हुआ है फिटर ट्रेड से। साथ में मैंने अपना ग्रेजुएशन भी किया है, बीएससी। और साथ ही साथ मैंने मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक भी किया हुआ है। और आज हम सभी लोग जिस इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के साथ काफी लंबे समय से मेरा नाता रहा है। लगभग 7.5 साल कंप्लीट कर चुका है इस इंडस्ट्री में। और आज एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन एमवाईएल के साथ मैं वर्क कर रहा हूं। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए दोस्तों, आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एक बात समझिएगा, हमारा जो साथ है वो 1 दिन का, 2 दिन का या 3 दिन का नहीं, हमारा साथ बहुत लंबा है। हम लगभग इस सेशन को 7 दिन कंटिन्यू करेंगे। 6 से 7 दिन हमारा ये सेशन रहेगा। और इस सेशन में हम बहुत सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जहां पर भी होंगे अपनी डिवाइस को एक जगह पर स्थिर रखकर कांस्टेंट होकर जो है आप इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करेंगे। और इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन 7 दिनों में या जितने भी दिन ये ट्रेनिंग चले, इन दिनों में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इवन मैं खुद भी, ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा कि मैं खुद जो है इस चीज के बारे में आपको जो है बताऊंगा। काफी, मतलब ये 2022 में ये पहला सेशन है मेरा। इसके पहले भी मैं लगा चुका हूँ, बट ये 2022 में पहला रहेगा। तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में बताने के लिए। और आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, राइट? बिल्कुल सर जी। बिल्कुल सर, एक्साइटेड है। तो चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप सभी लोगों को एक कंसेप्ट के बारे में बताया गया होगा, एक डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट के बारे में, जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं। आपको बताया गया होगा कि हम एमवाईएल नेटवर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, जो 3 सेगमेंट में काम करती है, हेल्थ, वेल्थ प्लस एजुकेशन। मतलब यहाँ पर हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ ही साथ हम यहाँ से अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, या फिर हम यहाँ से एक समृद्धि को पा सकते हैं, हम यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ से हम अपने एजुकेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं। इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको बताया गया। और कहीं ना कहीं एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई। और हम इन 7 दिनों में इस इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे कि ये इंडस्ट्री क्या है। ये बदलते वक्त के साथ, बदलते जमाने के साथ करियर बनाने का एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जिसका डीपली डिस्कशन हम सेशन में करेंगे। तो दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने पास्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि जब मैंने इस कंसेप्ट को देखा था, इस इंडस्ट्री के बारे में जब देखा था, तब मुझे शुरुआत में इन चीजों को लेकर या इस काम को लेकर कौन कौन सी समस्याएं गई, थोड़ा सा मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा। क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी नई चीज के बारे में जानता है, तो उसके अंदर एक उत्सुकता होती है कि वो इस चीज के बारे में दूसरे को बताए। तो मैंने भी जब इस इंडस्ट्री को आज से लगभग 7.5 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट को देखा, जाना, उसके बाद मेरे मन में बहुत उत्सुकता थी कि मैं भी इसके बारे में लोगों को बताऊं। मतलब
बिना सीखे, बिना समझे, बिना जाने 100% नॉलेज दिए मैंने इसके बारे में लोगों को बताना शुरू किया। जनरली आप लोग भी, आपने भी जब इस कंसेप्ट को देखा होगा, आपने भी लोगों को बताया होगा, या आपके अंदर भी ये एक्साइटमेंट होगा कि हाँ मैं भी लोगों को इसके बारे में बताऊं, क्योंकि इंडस्ट्री है ही इतनी बेहतरीन कि जो भी इसके बारे में जानता है वो कहीं ना कहीं इसको जब इसको जानता है या इसकी जानकारी लेता है तो वो चाहता है कि इससे मैं दूसरों को भी बेनिफिट दूं। सेम मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने इसको समझा और मैंने बताना शुरू कर दिया। मैंने सीखा नहीं और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर मेरे सीनियर से मैंने डिस्कस किया कि सर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपने तो बताया था इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, आपने तो बताया था इस इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया करियर बनता है, लेकिन जब मैं लोगों से जाकर मिलता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ, तो मुझे तो कुछ और ही सुनने को मिलता है कि इंडस्ट्री तो, जैसे कि आपने भी जो है लोगों से डिस्कस किया हुआ, हमारे आसपास में जो माहौल है, उस माहौल की एक मेंटालिटी है इस इंडस्ट्री को लेकर कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं लोग उसको बोलते हैं ये जोड़ने का काम है, लोग बोलते हैं कि इसमें जो है करियर नहीं है, लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये ये ऐसे लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं होता, जो खाली होते हैं, ऐसे तरह तरह की बातें जो है लोग बोलते हैं। तो मैं आपको वही चीज बताना चाहूंगा कि मेरे सीनियर ने उस समय मुझे एक चीज बताई कि शैलेन तुमने इस प्लेटफॉर्म के बारे में जान तो लिया है, लेकिन अभी तुमने इसकी 100% जानकारी नहीं ली है, इसके इस प्लेटफॉर्म में वर्क करना, कैसे काम करना है ये आपने नहीं सीखा, आपने इस प्लेटफॉर्म में कैसे जो है मानसिकता क्या है इस चीज को लेकर, इस प्लेटफॉर्म को लेकर, ये तुमने अभी तक नहीं समझा है। कहीं ना कहीं पहले तुम्हें ट्रेनिंग लेना होगा, पहले तुम्हें जानना होगा। और दोस्तों मैंने भी आज से जो सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है, यही सेशन मैंने आज से लगभग 7.5 साल पहले अटेंड किया और उसके बाद आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। दोस्तों मैंने इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ ज्यादा तो नहीं पाया, लेकिन हाँ एक मिडिल क्लास फैमिली का होने के बावजूद एक नेशनल लेवल पे एक जान पहचान, या एक नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइजेशन, लाखों लोगों के बीच में एक पहचान, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ आज मैं इस इंडस्ट्री से इतना कुछ अचीव कर चुका हूँ जितना नॉर्मली एक फैमिली में जो 3-4 लोग मिलकर जो अर्न करते हैं उतना मैं यहाँ से अर्न करता हूँ। दोस्तों बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं पाया, लेकिन हाँ इतना अचीव कर चुका हूँ कि एक परिवार में, इतना नॉलेज यहाँ से अचीव कर चुका हूँ कि एक व्यक्ति अपनी उम्र से बड़े व्यक्ति को यहाँ पर समझा सकता है, बता सकता है, इतना नॉलेज मैं यहाँ से ले चुका हूँ। दोस्तों तो कहीं ना कहीं उस पर हम आगे चर्चा करते हैं कि ये ऐसी इंडस्ट्री क्या है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस इंडस्ट्री को महान बनाती है, ऐसी कौन सी बातें हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों तो सबसे पहले तो मैं सारे को-होस्ट से जानना चाहूंगा क्या मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर क्लियर है। सारे को-होस्ट भी क्लियर है। सारे को-होस्ट से मैं गुजारिश करूंगा कि मेरा साथ देते रहें, क्योंकि सारे जी सर बिल्कुल, यहाँ पर। बिल्कुल सर। चलिए जी सर। दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर स्लाइड शो हो रही होगी, क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। यस सर क्लियर है स्क्रीन। चलिए बहुत बढ़िया। जैसे कि सबसे पहली स्लाइड यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जीतना है तो सीखना पड़ेगा। वाकई में बहुत शानदार चीज लिखी हुई है कि सीख कर, यस मैं चाहूंगा कि इस ट्रेनिंग के दौरान में किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें, जैसा कि अभी हो रहा था, फिर भी हम इसको यहाँ से डिसेबल कर देते। ओके चलिए अब नहीं हो पाएगा। तो जीतना है तो सीखना पड़ेगा। सीख कर हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है। बहुत शानदार। वाकई में ये चीज हमारी जिंदगी से बहुत रिलेट करती है और इस इंडस्ट्री से भी। लोग बोलते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, लोग बोलते हैं कि ये काम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करियर नहीं बनता। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये काम वाकई में उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जो इस काम को सीखना नहीं चाहते या इस काम को जिन्होंने सीखा नहीं, और उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान है जो इस काम को सीख चुके हैं, क्योंकि सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। दोस्तों इसलिए
इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो हमेशा सीखना जरूरी है, और आज कहीं ना कहीं सीखने के लिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आपको भी बताया गया है कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो अजीबोगरीब तरीके से बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बना चुकी है। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें लोग कामयाबी की चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं, ऐसी वो इंडस्ट्री क्या है। लेकिन वो जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री को लेकर लोगों की क्या धारणा होती है। सबसे पहले इस इंडस्ट्री में काम करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है, हमारा ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि ये इंडस्ट्री में काम करने से पहले क्या क्या हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ एवरेज क्या है। सेकंड चीज पता होनी चाहिए मार्केट मेंटेलिटी। थर्ड चीज पता होनी चाहिए मार्केट बिहेवियर, किस इंडस्ट्री को लेकर लोगों की सोच कैसी है, लोगों का व्यवहार कैसा है, लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है। जब मैंने काम शुरू किया था तो जनरली मैं जितने भी लोगों को बताता था सारे लोग मना कर देते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो मुझ पर भरोसा करते थे, जिन्हें मैं 100% बता पाता था, वो लोग मेरे साथ आए। कुछ लोगों ने शुरुआत भी की, पर मैं जब भी लोगों को बताता तो ज्यादातर लोग मना करते थे, ज्यादातर लोग इसके बारे में नेगेटिव बोलते थे। तो मैं अपने सीनियर से जब डिस्कस करता तो मुझे सीनियर ने बताया कि शैलेंद्र, ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। सारे लोग इस बिजनेस में आपके साथ शुरुआत नहीं करते, और मुझे ये बात उस समय नहीं पता थी, इसलिए मैं निराश हो जाता था, मैं हताश हो जाता था। लेकिन जब मैंने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया तो मुझे पता चला कि दूसरे बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, औसत का नियम। औसत का नियम क्या होता है? औसत का नियम हर जगह काम होता है, हर जगह यूज होता है। जैसे स्कूल की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, या ट्यूशन क्लास की बात करें, तो हर जगह ये एवरेज वर्क करता है। जैसे किसी शोरूम में हम चले जाएं, अगर स्कूल कॉलेजेस की हम बात करें तो जितने बच्चे इस क्लास में पढ़ते हैं सारे लोग टॉप नहीं करते। किसी शॉप में अगर कोई व्यक्ति शॉपिंग करने गया, या जितने लोग शॉपिंग करने जाते हैं शॉपिंग मॉल में, सारे लोग सामान खरीद कर नहीं आते हैं, कुछ लोग घूमने भी जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम मोबाइल शॉप में बात करें तो मोबाइल शॉप में जितने लोग जाते हैं सारे लोग मोबाइल खरीद कर नहीं लाते। ठीक उसी तरीके से इस इंडस्ट्री में भी आप जब वर्क स्टार्ट करते हैं, जब आप लोगों को बताना शुरू करते हैं, तो 30% लोग ऐसे होते हैं जो इसके बारे में पॉजिटिव बोलते हैं, जो आपके साथ शुरुआत करते हैं। 30% लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव बोलते हैं, जो आपके साथ स्टार्ट नहीं करते हैं, आपको मना करते हैं। 30% लोग ऐसे मिलेंगे जो पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। मतलब जब आप उनसे मिलते हो तो वो इस इंडस्ट्री के बारे में बोलते हैं कि हाँ ये बहुत बढ़िया है, करना है। लेकिन 30 उसी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर जाने के बाद, या वही लोग किसी दूसरे व्यक्ति से डिस्कस करने के बाद नेगेटिव हो जाते हैं। कुल मिला के जैसे बिन पेंदी का एक लोटा होता है, जिसको एक स्थिर जगह पे नहीं रखा जा सकता, एक जगह पे स्थिर नहीं रखा जा सकता, वो कहीं भी लुढ़कता रहता है। मतलब गंगा गया तो गंगाराम, और जमुना गया तो जमुना दास। ठीक उसी तरीके से कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे। जब आप इस कंसेप्ट के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब लोगों को बताएंगे, तो आपको 30% पॉजिटिव लोग मिलेंगे, 30% नेगेटिव लोग मिलेंगे, 30% ऐसे मिलेंगे जो आपके तक, जब आपके टच में है तो वो अच्छा बोलेंगे, जब वो अपने घर या किसी फ्रेंड से डिस्कस करेंगे तो वो मना कर देंगे। और 10% लोग ऐसे मिलेंगे जो सैंपल पीस होंगे, और ये हर जगह होते हैं। और मेरा ये मानना है कि इन लोगों से तो हमेशा दूर रहना चाहिए। जैसा कि अगर एक कपड़े की दुकान का अगर हम उदाहरण लें, कि कोई व्यक्ति अगर कपड़े की शॉप ओपन करता है तो वहां पर भी एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। उसे पता होता है कि जितने भी लोग मेरी दुकान में आएंगे सारे लोग कपड़े नहीं खरीदते हैं। उसमें से जैसे 10 लोग अगर उसकी शॉप में आ रहे हैं तो 3 लोग ही उसके कपड़े खरीदते हैं, 3 लोग कपड़ों को रिजेक्ट करके चले जाते हैं। 3 लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड्स लोगों से दोस्तों के साथ जाते हैं, और दोस्तों पर डिपेंड करते हैं, बता भाई लेना है या नहीं लेना है, बता कैसा लग रहा है, कुछ इस तरीके से। और 10% तो ऐसे होते हैं, उसमें से 10 में से एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो ये बोलता है कि यार मैं तो खाली था, मेरे पास कुछ काम नहीं था, तो सोचा चल ठीक है अगले साल मेरे यहाँ शादी है, तेरे यहाँ कुछ नया कलेक्शन आया तो मैंने सोचा चलो सिलेक्ट करके देख कर तो चले जाता हूँ। लेकिन वो दुकानदार अपनी शॉप को बंद नहीं करता, या फिर वो दुकानदार लोगों को कपड़े दिखाना बंद नहीं करता, वो लोगों को कपड़े दिखाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि लॉ ऑफ एवरेज यहाँ पर काम करता है। उसे मालूम है कि 10 में से 3 लोग मेरी शॉप से कपड़े खरीदेंगे और 7 लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन वो 10 के 10 लोगों को इसके बारे में बताता है।
वो निराश नहीं होता, वो दुकान बंद नहीं करता। ठीक हम भी जब इस इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब लोगों को बताते हैं, तो जब आप 10 लोगों को इसके बारे में बताओगे तो उसमें से 3 लोग आपके साथ शुरुआत करेंगे, 3 लोग ऐसे होंगे जो आपको साफ मना कर देंगे, बोलेंगे कि नहीं हमें नहीं करना, हमें इंटरेस्ट नहीं। 30 लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे हाँ करना तो है, पर मम्मी से एक बार पूछ लेते हैं, मामा जी से एक बार पूछ लेते हैं, चाचा से एक बार पूछ लेते हैं, और चाचा के पास गए, मम्मी के पास, भैया के पास गए और भैया ने मना कर दिया तो फिर वो घर जाके मना कर देते हैं। और 10% सैंपल पीस, मतलब जब आप उन्हें बताएंगे कंसेप्ट के बारे में तो वो लोग, उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि वो क्या सुन रहा है। मतलब आप बात करोगे खेत की और वो बात करेंगे खलिहान की, मतलब बिना सिर पैर की बात करेंगे। कुछ ऐसे सैंपल पीस भी आपको मिलते हैं। तो हमें इन लोगों से घबराना नहीं है, इन लोगों की बातों में आके हमें नेगेटिव नहीं होना। हमें ये समझना होगा कि ये लोग हर जगह पाए जाते हैं, हर इंडस्ट्री में पाए जाते हैं। ठीक वैसे ही हम जब डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों को जब हम बताने जाएंगे तो हमें 30% लोग ऐसे होंगे जो पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी 70% लोग हमारे साथ नहीं आएंगे। ये हमें पता होना चाहिए, ये हमारा माइंडसेट होगा, तभी हम इस इंडस्ट्री में कामयाब होंगे। बात की जाए मार्केट मेंटालिटी की, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मार्केट मेंटालिटी। जब मैंने इस सिस्टम की शुरुआत की, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग में वर्क स्टार्ट किया, तो मुझे नहीं पता था कि मार्केट की मेंटालिटी कैसी है इस बिजनेस को लेकर। लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया तब मुझे समझ में आया, और उसके बाद फिर मैंने बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जैसा कि इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको भी इस तरीके से लोगों की सोच का सामना करना पड़ेगा। पहली चीज यहाँ पर बताएगी कि पीपल डोंट नो अबाउट द एमएलएम बिजनेस। सच बात तो यह है कि लोग एमएलएम बिजनेस, एमएलएम मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, या उसको दूसरे शब्दों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये तीनों एक ही है दोस्तों। तो पीपल डोंट नो अबाउट एमएलएम बिजनेस। लोग एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में जानते नहीं है, इसलिए इस तरीके की बातें करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, दे डोंट नो अबाउट द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। वो लोग इस इंडस्ट्री को गलत इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डुप्लीकेशन की पावर को नहीं समझते। डुप्लीकेशन की पावर क्या होती है कि अगर हमने अपना क्लोन तैयार कर लिया, हम जैसे हमें जितना आता है अगर हमने लोगों को उतना सिखा दिया तो हमारा काम फिर वो लोग करने लगते हैं, हमारा काम बढ़ जाता है। लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। दे डोंट नो अबाउट द पावर ऑफ स्मार्ट वर्क। लोग आज भी हार्ड वर्क की ओर, हार्ड वर्क को प्रेफर करते हैं। लोग आज भी वही मेहनत वाला काम, या लोग उसी पे बिलीव करते हैं कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम पसीना नहीं बहाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि दोस्तों जमाना बदल चुका है, आज वही व्यक्ति ज्यादा अर्न कर रहा है जो स्मार्ट वर्क कर रहा है, और लोग इसके बारे में नहीं जानते। और डायरेक्ट सेलिंग एक स्मार्ट वर्क है जिसमें आप अपने दिमाग का, अपनी जुबान का, अपने शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। Then they don't know why are they studying। आज लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी रिसेंट में एक वीडियो देखा था, एक बहुत अच्छा, उसमें एक छोटा सा बच्चा जो एक बहुत अच्छी बात बोल रहा था कि शिक्षा का मकसद नौकरी पाना, जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक देश में या समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं पैदा होंगे। मेरा यह मानना है, पर्सनली मेरा मानना है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा पढ़ाई करने का मकसद शिक्षित होना चाहिए, ना कि नौकरी करना। लेकिन आज 90% लोग पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको कोई जॉब मिल जाए, तो लोगों को पता ही नहीं कि वो पढ़ क्यों रहे हैं। देन बात की जाए नेक्स्ट कि दे डोंट नो अबाउट द प्रिंसिपल टू बी मिलियनियर बाय जे पॉल गेट्टी। एक रिच पर्सन है मिस्टर जे पॉल गेट्टी, जिन्होंने एक किताब लिखा जिसका किताब का जो नाम था कि करोड़पति बनने के सिद्धांत, या फिर हाउ टू बी रिच, अमीर कैसे बने। तो उन्होंने उस किताब में कुछ सिद्धांत दिए अमीर बनने के, कामयाब होने के सिद्धांत दिए, और लोग उन सिद्धांतों को नहीं जानते, इसलिए वो इस इंडस्ट्री को गलत बोलते हैं। आगे हम इन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे कि वो ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में अगर फॉलो करते हैं तो हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। Then people don't know about the latest trend and style of taking education। आज लोग नहीं जानते हैं कि यार लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। बदलते वक्त के साथ
जो चीजें बदल रही है लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आज एजुकेशन लेने का जो तरीका है जैसे बदल चुका है, ठीक वैसे ही हर चीजें बदल चुकी है। आज बिजनेस का तरीका भी बदल चुका है। पहले आपने भी देखा होगा कि लोग, कोविड आया, कोविड से पहले ज्यादातर लोग प्रेफर करते थे कि किसी भी शॉप में जाकर ऑफलाइन परचेसिंग करते थे या फिर ऑफलाइन जो है वो चीजों को खरीदते थे। लेकिन आज जमाना बदल चुका है। आज जमाना ई कॉमर्स का आ चुका है। लेटेस्ट ट्रेंड जो है ई कॉमर्स का है, आईटी का है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है और लोग इसके बारे में अभी उतने अवेयर नहीं है। देन नेक्स्ट अगर बात करें तो दे डोंट थिंक अबाउट अदर पीपल एंड थिंक अबाउट ओनली देयर सेल्फ। आज अगर हम इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को बताने जाएंगे तो आपको जो लोग मिलेंगे तो ऐसे लोग भी मिलेंगे जो दूसरों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे दे अंडरस्टैंड ओनली मेंटालिटी ऑफ ब्रूनो एंड लव ऑन पैब्लोज मेंटालिटी। ये एक स्टोरी है, ये आपको YouTube में मिल जाएगी। इसकी लिंक आप अपने जो फ्रेंड जिसके भी साथ आप इस ट्रेनिंग सेशन में आए हैं वो आपको इसकी लिंक सेंड कर देंगे तो आप इसे देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक स्टोरी है। मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है ब्रूनो और दूसरा होता है पैब्लो। ब्रूनो एक हष्ट पुष्ट, एक तंदुरुस्त एक लड़का होता है और पैब्लो जो दुबला पतला होता है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ये गांव में रहते हैं और ये किसी न किसी जॉब की या किसी नौकरी की तलाश करते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हैं। और इनका जो गांव होता है वो पहाड़ पे होता है, लेकिन उस पहाड़ पे जो है पानी की बहुत समस्या होती है। तो वहां के जो गांव के मुखिया होते हैं वो एक वैकेंसी निकालते हैं कि पहाड़ के मतलब बगल में एक दूसरा पहाड़ होता है जहां पर एक कुआं होता है, वहां से पानी लेकर आना होता है। दो पहाड़ों के बीच में मतलब सॉरी, एक पहाड़ पे गांव होता है, दूसरे पहाड़ पे एक पानी की जो है झील होती है, कुआं होता है, वहां से पानी दूसरे गांव तक लाने का काम उनको दिया जाता है। ये दोनों बहुत एक्साइटेड होकर उस काम को करते हैं, काम शुरू करते हैं। शर्त ये होती है कि जो जितने बाल्टी पानी लाएगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। अब काम दोनों ने एक्साइटमेंट के साथ शुरू किया। ब्रूनो हष्ट पुष्ट था, मोटा था, मतलब बहुत तंदुरुस्त था, तो वो दिन में ज्यादा चक्कर मारता था और ज्यादा पानी लेकर आता था, उसको ज्यादा पैसे मिलते थे। लेकिन जो पैब्लो था वो दुबला पतला था और वो दुबला पतला होने के कारण वो कम पानी लाता था और ज्यादा चक्कर भी नहीं मार पाता था, जिसकी वजह से उसकी अर्निंग कम होती थी और वो थक भी बहुत जल्दी जाता था। तो स्वाभाविक सी बात है, जब कोई भी समस्या इंसान के साथ आती है तो वो समाधान की ओर बढ़ता है। तो पैब्लो ने एक समाधान निकाला कि क्यों ना आसान तरीके से पानी गांव में कैसे लेके आए। तो उसने सोचा कि एक पाइपलाइन बना लेते हैं, एक पर्वत से दूसरे पर्वत के बीच में एक पाइपलाइन डाल देते हैं, गांव में सीधे डायरेक्ट पानी आएगा, मेहनत भी नहीं करना होगा, बैठे बैठे पैसे कमाएंगे। लेकिन ब्रूनो को लगा कि यार ये सब बेकार है, फालतू है, कोई पाइपलाइन वाइपलाइन नहीं बनती। वो मेहनत करने पे विश्वास रखता था कि सिर्फ हार्ड वर्क करो उससे ही पैसा आता है, और वो अपने काम में लग गया। पैब्लो ने इस पाइपलाइन बनाने का जो कंसेप्ट था सबसे पहले अपने दोस्त ब्रूनो को बताया, लेकिन उसको मजाक लगा, उसने नकार दिया। पैब्लो को पता था कि एक मतलब पाइपलाइन बनाना कोई मजाक नहीं है और पाइपलाइन बनाना इतना आसान भी नहीं है कि बहुत जल्दी पाइपलाइन बन जाएगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये बहुत अच्छे से वो जानता था। तो उसने सोचा कि यार क्यों ना मैं अकेले ही काम स्टार्ट करता हूँ, और उसने अकेले काम शुरू कर दिया। और धीरे धीरे उसने पानी भी लाता रहा अपना घर का खर्च चलाने के लिए, बाकी चीजों के लिए, अपने खर्च को मैनेज करने के लिए वो पानी भी लाता था जितना उससे बनता था, और खाली समय में वो पाइपलाइन बनाता था। इस तरीके से 1 साल 2 साल गुजर गया, पाइपलाइन तैयार हो गई। 2 साल बाद ब्रूनो के हाथ पैर में दर्द शुरू हो गया, वो ज्यादा पानी नहीं ला पाता था और उस वजह से वो कहीं ना कहीं बीमार रहने लगा। लेकिन पैब्लो ने पाइपलाइन बना दिया और वो मस्त बैठकर जो है उस पानी को देखता, पाइपलाइन से पानी आता और वो पैसे कमाता। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ब्रूनो की मेंटेलिटी थी कि मैं जितना पानी ज्यादा पानी लाऊंगा, जब तक हाथ पैर में दम है तब तक मेहनत कर लेता हूँ, तब तक पैसा कमा लेता हूँ। लेकिन उसने फ्यूचर की नहीं सोचा, और पैब्लो ने फ्यूचर की सोचा कि यार आज जब मुझसे पानी लेकर नहीं आया जा रहा है, फ्यूचर में क्या होगा। तो ठीक इस मेंटेलिटी को लोग नहीं समझते हैं। लोग ब्रूनो की मेंटेलिटी को समझते हैं और पैब्लो की जो मेंटेलिटी है, फ्यूचर की मेंटेलिटी लेकर के यार मैं एक पाइपलाइन बना लेता हूँ और मुझे बैठे बैठे पैसा आए, इस तरीके की मेंटेलिटी पे लोग हंसते हैं।
और इसके बारे में जानते नहीं है, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ठीक ऐसी ही है कि आप शुरुआत में 3-4 साल 5 साल इसमें लगाते हैं, अपने बाकी काम को, अपनी स्टडी को, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को डिस्टर्ब किए बगैर खाली समय में अगर इसको शुरुआत करते तो आप भी एक बेहतरीन पाइपलाइन यहाँ तैयार कर चुके होते हैं। और एक समय के बाद आपको सिर्फ इसका निर्देशन करना होता है, सिर्फ डायरेक्शन देना होता है। आप यहाँ पर अर्निंग करते हैं, आपकी टीम यहाँ पर, आप टीम को सिखाते हैं, आप टीम को डुप्लीकेट करते हैं और वो काम करती है और आप यहाँ पर उनको डायरेक्ट करते हैं और पैसे कमाते हैं। देन अगर नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो दे रीड द स्टोरी ऑफ थर्स्टी क्रो बट डोंट अंडरस्टैंड मोरल ऑफ दैट स्टोरी। मतलब प्यासे कौवे की कहानी लोगों ने सुना है, कहीं ना कहीं हम सभी ने सुना है, बचपन में हमने पढ़ा भी है, लेकिन इसका मोरल जो है हम या लोग नहीं जानते हैं। मैं बताना चाहूंगा इस स्टोरी को थोड़ा सा कि एक प्यासा कौवा होता है जो भटक रहा होता है, उसको एक गार्डन में एक मटका दिखाई देता है, जिसमें वो देखता है, जैसे ही वो मटके पे बैठता है उसको दिखाई देता है कि पानी बहुत नीचे है, तो वो आसपास देखता है, दिमाग लगाता है कि पानी को कैसे ऊपर लेकर आया जाए। तो आसपास जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो उसको मटके में डालते रहता है, एक समय के बाद पानी ऊपर आ जाता है, वो अपनी प्यास बुझा देता है। ये स्टोरी तो सारे लोगों ने सुना कि प्यासा कौवा कैसे कंकड़ डाल डाल के पानी को ऊपर ले आता है और अपनी प्यास बुझाता है। दोस्त, ये जिंदगी, ये स्टोरी हमारी जिंदगी से भी रिलेट करती है कि अगर हमें आज हर व्यक्ति, आज हर एक स्टूडेंट एक प्लेटफॉर्म के लिए भटक रहा है, जैसे कौवा पानी के लिए भटक रहा था, आज हर एक स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं अपना करियर कैसे बनाऊं। आज बहुत सारे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, कामयाबी के लिए भटक रहे हैं, अच्छे करियर के लिए भटक रहे हैं। और इसी बीच में हमें एक इंडस्ट्री मिलती है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी मतलब कौवे को जैसे मटका मिला, लेकिन मटके में पानी गहराई में था, नीचे था, और वो पानी उसको तब मिला जब उसने बार बार कंकड़ डालता रहा। ठीक वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी कामयाबी है दोस्तों, इसमें भी बहुत बड़ा करियर है, लेकिन लोग बिना मेहनत किए इसमें कामयाबी पाना चाहते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। जैसे कौवे की प्यास तब बुझी जब कौवे ने मेहनत किया, कंकड़ डाला, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी मेहनत लगती है, यहाँ पर भी समय देना पड़ता है, यहाँ भी सीखना होता है। तो ये स्टोरी का मोरल लोगों को नहीं पता, इसलिए लोग इस इंडस्ट्री में शुरुआत तो करते हैं या आना तो चाहते हैं, पर वो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इसके बारे में नहीं जानते। आगे अगर हम बात करें तो पीपल डोंट हैव बिजनेस मेंटालिटी, दैट्स व्हाई दे डोंट डू बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब लोगों की जो मेंटालिटी है वो जॉब सीकर है कि सुबह 9 से लेकर रात में या शाम को 5 बजे तक जॉब करना, खाना खाना, टीवी देखना, सो जाना, फिर सुबह उठना, रेडी होना, 9 बजे जॉब पर जाना, 5 बजे आना, फिर टीवी देखना और खाना खाना और सो जाना। बस यही मेंटालिटी लोगों की, बिजनेस मेंटालिटी नहीं। वो तुरंत, मतलब लोगों को ये नहीं पता होता है, लोगों को लगता है कि हमने आज शुरुआत किया, हमें रातों रात कामयाबी मिल जाए, हमने आज शुरुआत किया, रातों रात हम अमीर हो जाए। जबकि बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस मेंटालिटी वाले लोग वो होते हैं जिन्हें पता होता है कि बिजनेस को जमने में, बिजनेस को समझने में वक्त लगता है, बिजनेस में सीखना पड़ता है, इसमें थोड़ा समय लगता है, और ये सोच लोगों के पास नहीं होती, इसलिए लोग इस इंडस्ट्री को या इस बिजनेस को नकार देते हैं, इसलिए लोग आपके साथ नहीं आते। देन नेक्स्ट अगर बात करें, दे डू द बिजनेस लाइक BTST, मतलब बाय टुडे एंड सेल टुमारो। लोग आज खरीदो और कल बेचो वाला जो है फंडा अपनाते हैं, तुरंत का प्रॉफिट देखते हैं कि मैं आज अगर काम किया तो मुझे मतलब मैंने किसी चीज को आज खरीदा, मुझे कल बेचना है। इस तरीके से बिजनेस को करते हैं और इस तरीके से वो फेल हो जाते हैं। देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल लाइक द सीड्स ऑफ ग्रेन। इस इंडस्ट्री में जब लोग शुरुआत करते हैं तो आपको 3 प्रकार के लोग मिलते हैं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन 3 में से किस प्रकार का बनना चाहोगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण हम देंगे एक बीज का। जैसे अगर एक गेहूं का बीज, वो 3 प्रकार का होता है। जब वो खेतों से काट कर लेकर आया जाता है, घर पे लेकर आया जाता है, या तो उसे बोरों में भरकर गोदाम में रख दिया जाता है, जहां पर वो रखे रखे सड़ता रहता है। दूसरा एक बीज होता है जो
आटा चक्की मतलब आटा चक्की में जाकर आटा बनता है और उसकी रोटियां बन के लोगों की भूख मिटाता है। और तीसरा जो बीज होता है गेहूं का, वो फिर से खेत में जाता है और अपने जैसे हजारों बीजों को उत्पन्न करता है। तो ठीक वैसे ही यहां पर भी डायरेक्ट सेलिंग में जब लोग शुरू करते हैं तो 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, जो स्टार्ट करते हैं, जो रखे रखे मतलब बैठे बैठे सड़ जाते हैं। दूसरा, स्टार्ट करते हैं और किसी के लिए और के लिए काम करते हैं, वो अपने लिए नहीं आते, वो दूसरे के लिए काम करने के लिए आते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो आते हैं और अपने जैसे हजारों लोगों का काफिला, लाखों लोगों का काफिला खड़ा करते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सीनियर्स में, लाइक संजय धीमान सर, प्रमोद सर, राहुल कुमार सर, विजय सर। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, एक काम स्टार्ट किया और अपने जैसे हजारों लोगों को जो सिखाया, और आज वो लोग काम कर रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं दोस्तों। तो ठीक वैसे ही अगर आप भी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो आप गेहूं के उस दाने की तरह नहीं जो गोडाउन में रखे रखे सड़ जाए, या उस तरह बिल्कुल ना बने जो किसी की पेट की भूख, एक टाइम की पेट की भूख मिटा दे। आप अगर बनना ही चाहते हैं तो उस बीज की तरह बनिएगा जो खेत में जाकर अपने जैसे हजारों गेहूं के दाने जो है उत्पन्न करता है, अपने जैसे हजारों लोगों को जो है क्रिएट करता है। अगर उस सोच के साथ अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप इस इंडस्ट्री में डेफिनेटली कामयाब होंगे। देन उसके बाद एग्जांपल ऑफ इन्वेंशन ऑफ ऑक्सीजन। मार्केट मेंटलिटी में एक चीज ये समझने की जरूरत है, जब आप इसके बारे में लोगों को बताने जाओगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कि ये एक इंडस्ट्री है जो काफी समय से, लगभग 20-25 सालों से जो है इंडिया में चल रही है, दुनिया में लगभग 70-80 सालों से चल रही है, तो लोग बोलते हैं कि यार जब इतने सालों से चल रही तो हमें क्यों नहीं पता, ये पहले हमें क्यों नहीं मिली, हमें इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं है। मतलब ये ठीक उसी तरीके से मतलब बिहेव करते हैं, ठीक उसी तरीके से बताते हैं जैसे लगभग 1600 कुछ सन, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ऑक्सीजन की खोज उस समय हुई, ऑक्सीजन का जो है उसको पहचाना गया और उसकी इन्वेंशन हुई। दोस्तों, जब ऑक्सीजन की खोज हुई, क्या उसके पहले लोग जीवित नहीं थे? उसके पहले भी जीवित थे, बिल्कुल थे सर। उसके पहले भी जीवित थे, लेकिन खोज उस समय हुई, मतलब ऑक्सीजन उससे पहले भी एग्जिस्ट करती थी। लेकिन जब आप लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं तो लोग बोलते हैं कि यार जब इतने समय से चल रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो हमें क्यों नहीं पता चली, हमें आज क्यों पता चल रही है? तो स्वाभाविक सी बात है, आप आज रूबरू हुए हैं इसलिए आज आपको पता चल रही है। तो लोगों की ऐसी सोच है, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि यार इतने समय से चल रही तो हमें क्यों नहीं मिली। देन उसके बाद, पीपल डोंट हैव वास्ट विजन, दे वांट ओवरनाइट सक्सेस। लोग जो है रातों रात कामयाब होना चाहते हैं, रातों रात उनको कामयाबी मिल जाए, वो दूर की सोच लेकर नहीं चलते। they want to reach top of the mountain but not ready to climb even single step। मतलब वो पहाड़ की चोटी पे तो पहुंचना चाहते हैं, चढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक सिंगल कदम भी नहीं बढ़ाना चाहते। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, नॉट रेडी फॉर स्ट्रगल एंड विश दैट अदर्स विल डू देयर टास्क। मतलब वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते और यही सोचते हैं कि मेरा काम कोई और कर दे। ऐसे लोग आपको मार्केट में मिलते हैं, ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते। Their mentality is like blind person about an elephant। आगे मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, आप देख रहे होंगे इसमें कि लोगों की सोच जो है ठीक इसी तरीके से होती है कि एक हाथी आपको दिख रहा है, उसके आसपास लगभग 6 ब्लाइंड पर्सन, मतलब अंधे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, या फिर मतलब हाथी के आसपास यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर इन अंधे लोगों से अगर पूछा जाए कि हाथी किस तरीके से दिखता है या हाथी कैसा होता है, तो कोई बोलता है कि हाथी एक औजार की तरह होता है, एक स्पेयर की तरह होता है। दूसरा बोलता है हाथी एक हॉर्स पाइप की तरह होता है। तीसरा बोलता है हाथी एक फैन की तरह होता है। चौथा, हाथी एक दीवार की तरह होता है। पांचवा बोलता है हाथी एक खंबे की तरह होता है। और छठा बोलता है हाथी एक रस्सी की तरह होता है। मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि लोगों की सोच डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कैसी है, ठीक वैसी ही है जैसे अंधों के लिए यह हाथी है। इन अंधों के लिए हाथी कैसा है? कोई बोलता हाथी औजार की तरह है, कोई बोलता हाथी दीवार की तरह है, कोई बोलता हाथी रस्सी की तरह है, कोई बोलता हाथी पाइप की तरह है। तो ये अंधे अपनी जगह बिल्कुल सही है, मतलब वो लोग अपनी जगह बिल्कुल सही है। बस बात इतनी सी है कि ये अंधे लोगों को
100% हाथी नहीं पता कि 100% हाथी कैसा होता है। वो महसूस करके जितना, मतलब जो उसने उन लोगों ने, इन अंधों लोगों ने हाथी को जितना महसूस किया उतना ही एक्सप्लेन किया। ठीक वैसे ही लोग डायरेक्ट सेलिंग को जितना सुन पाते हैं दूसरों के जुबान से, दूसरों के द्वारा बताए गए तथ्यों से जितना वो समझ पाते हैं उतना ही एक्सप्लेन करते हैं। वो कभी 100% इस इंडस्ट्री के बारे में जान नहीं पाते, इसलिए वो इसके बारे में गलत बोलते हैं दोस्तों। सॉरी। तो द एलिफेंट मेटाफोर ऑफ रियलिटी, ये पिक्चर हमें बताती है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों की मानसिकता कैसी। लोग 100% नहीं जानते इस बिजनेस के बारे में, वो अंधों की तरह व्यवहार करेंगे। आप इन अंधों से पूछोगे हाथी कैसा दिखता है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होके बोलेंगे कि अरे हाथी तो दीवार की तरह होता है, लेकिन उसने नहीं पता कि हाथी का एक अंग सिर्फ दीवार की तरह होता है, पूरा हाथी दीवार नहीं होता है। तो वो अपनी जगह सही होते हैं दोस्तों। वैसे मार्केट में भी आपको लोग मिलेंगे, लोग बोलेंगे कि ये काम तो बेकार है, ये काम तो जोड़ने वाला, ये काम तो चेन सिस्टम, तरह तरह की बातें बोलेंगे। वो अपनी जगह सही है क्योंकि उसे उतना ही पता है, उसने उतना ही जाना है। उसे ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जिसने 100% उसकी जानकारी दी हो, डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी दी हो। तो वो अपनी जगह सही होते हैं। बस बात इतनी सी होती है कि हमें उन अंधों को ये समझाना होता है, उन्हें बताना होता है कि हाथी या फिर डायरेक्ट सेलिंग क्या है। बिल्कुल दोस्तों, सर। नेक्स्ट जो टॉपिक है मार्केट बिहेवियर। जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे इस चीज का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मेरे साथ ये मार्केट कैसा बिहेव करेगा। और मैं बहुत जल्दी निराश हो जाता था। जब भी मैं लोगों को बताता था तो लोग बोलते थे कि यार, मतलब लोगों ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भी अगर इस काम को शुरू करेंगे तो लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। मुझे पहले नहीं पता था इसलिए मैं निराश हो जाता था, लेकिन जब मैंने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ, लोग आपके साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे ही। कहते हैं लोगों ने तो ऊपर वाले को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा, तो फिर हम तो एक सामान्य इंसान है, लोग हमें कैसे छोड़ सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री को लेकर लोगों की कैसा व्यवहार है, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पीपल थिंक दैट यू आर द सेल्समैन, दैट्स व्हाई दे शट द डोर। मतलब जब आप लोगों से इस कंसेप्ट के बारे में बताने के लिए जाओगे, हो सकता है कि वो अपना दरवाजा बंद कर दें, हो सकता है वो आपको नकार दें, हो सकता है वो बोलें कि आप चले जाओ। ऐसा हो सकता है आपके साथ। उनको ये लगेगा कि आप सेल्समैन हो, जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा वी आर नॉट अ सेल्समैन, वी आर बिजनेसमैन। सेल्समैन और बिजनेसमैन में अंतर होता है दोस्तों। और हम यहाँ पर सेल्स एज ए सेल्समैन काम नहीं करते हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। हम खुद का सेल्समैन क्या होता है, सेल्समैन के पास एक टारगेट होता है, सेल्समैन को सैलरी मिलती है। बट यहाँ पर हमें सैलरी नहीं मिलती, हम यहाँ खुद डिसाइड करते हैं कि हम कितनी अर्निंग करेंगे। मतलब हम यहाँ ऑनर होते हैं, हम यहाँ मालिक होते हैं बिजनेस के, हम बॉस होते हैं। तो लोग आपके साथ एज अ सेल्समैन, जैसा एक सेल्समैन के साथ व्यवहार होता है वैसा व्यवहार आपके साथ लोग कर सकते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए। देन पीपल विल रिजेक्ट योर फॉर्मूला नॉट यू। जब आप इसके बारे में लोगों को बताओगे तो आपको जो रिजेक्शन मिलेगा तो उससे आप घबराइएगा मत, क्योंकि उन्होंने आपके फॉर्मूले को रिजेक्ट किया है, नॉट यू। आपको रिजेक्ट नहीं किया है। आज अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज इंडिया में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उन करोड़ों लोगों को किसी ने तो बताया होगा, तभी तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो लोग डायरेक्ट सेलिंग में किसी और के द्वारा बताए जाने पर वो लोग डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। पर आपके द्वारा बताया जा रहा है तो लोग मना कर रहे हैं। मतलब लोगों ने आपको मना नहीं किया है, आपके फॉर्मूलों को मना किया है। अगर आप अपने प्रेजेंटेशन का तरीका बदल दें, आप सीख कर आप अच्छे तरीके से उन्हें बताते हैं, तो डेफिनेटली लोग आपके साथ शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत में हमें सीखना होता है। हम बिना सीखे लोगों को बताते हैं और हमें लगता है कि लोगों ने हमको रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअली हमें रिजेक्ट नहीं करते, हमारे फॉर्मूले को रिजेक्ट करते हैं लोग, हमारे बताने के तरीके को रिजेक्ट करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। दे ऑलवेज शो यू द पर्सन हु बिकम फेलियर। जब आप लोगों के पास जाओगे तो हमेशा आपको वो बताएंगे कि फलाने ने भी किया था, उसने भी उसमें पैसा लगाया था,
लेकिन उसका तो कुछ हुआ नहीं, आज तो वो देखो ऐसा घूम रहा है, आज तो वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब वो हमेशा फेलियर व्यक्ति का एग्जाम्पल आपको देते रहेंगे। और आपको भी मालूम है कि एवरी फेलियर पर्सन हैव अ फेलियर स्टोरी। हर एक नाकामयाब इंसान के पीछे एक नाकाम स्टोरी होती है, और लोग उस स्टोरी के बारे में नहीं जानते हैं। एक ही स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चे, जिसमें एक टॉप कर जाता है और एक फेल हो जाता है, तो फेल होने वाले की स्टोरी कोई नहीं जानता कि वो फेल क्यों हुआ। लोगों को बस ये लगता है कि वो फेल हो गया, और वो ब्लेम करते हैं स्कूल पे, वो ब्लेम करते हैं टीचर्स पे। ठीक वैसे ही इस इंडस्ट्री में भी लोग ज्वाइन तो करते हैं, पर फेल होने की जो वजह होती है उसकी और भी बहुत सारी स्टोरीज होती है, बहुत सारी वजह होती है, बहुत सारे रीजन होते हैं, और लोग उन रीजन को नहीं जानते। बस वो ये देखते हैं कि ये फेल हो गया, और आपको बार बार उसका उदाहरण देते हैं। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे। तो जब लोग आपको ऐसे उदाहरण दे फेलियर का, तो आपको घबराना नहीं है। जी सर। विद यू लाइक यू आर नॉट फ्रॉम दिस प्लैनेट। मतलब वो आपके साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकते हैं, या लोग जब आप इसके बारे में बताने जाओगे तो लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कि आप इस ग्रह से हो ही नहीं, आप दूसरे गोला से आए हो, दूसरे ग्रह से आए हो। ऐसा आपके साथ बिहेव करेंगे जैसे आप कोई जादू हो। देन मार्केट बिहेवियर में अगली चीज हम देखेंगे, वो ये होती है कि व्हेन यू शेयर योर आइडिया, 3 थिंग्स विल हैपन विद यू। मतलब जब आप अपना आइडिया, अपने कंसेप्ट के बारे में, जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों को आप बताओगे, तो आपके साथ 3 चीजें होंगी। पहली डिस्कशन, दूसरा ऑब्जेक्शन, और तीसरा एक्सक्यूज। मतलब 3 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। पहले व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके आइडियाज पे बातचीत करेंगे, उस पर जो है वो क्वेश्चनिंग करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो मतलब जो एक जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं कि हाँ, डिस्कशन वाला जो एक तरीका होता है, वो आपके साथ करेंगे। वो आपसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, वो आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे, वो आपसे कैसे अर्निंग होती है इस पर डिस्कशन करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। दूसरे आपको लोग मिलेंगे जो ऑब्जेक्शन वाले होंगे, जो हर चीज पे कमी निकालेंगे, हर चीज पे ऑब्जेक्शन। मतलब ऐसा तो ऐसा क्यों। मतलब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि काली भैंस हरा घास खाती है और सफेद दूध देती है, क्यों? कि जब भैंस काली है, हरा घास खाती है, तो सफेद दूध क्यों देती है? तो ये एक प्रकार से क्या है, ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन और है लोग सर, कभी बिल्कुल। समय तो नहीं कर सकते, ये हर चीज में ऑब्जेक्शन निकालेंगे। यस सर। मतलब ये बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं, आपको मिलेंगे, ऐसा बिहेव करेंगे, जो अपने ही माता पिता से पूछ लेंगे कि आपने मुझे पैदा कैसे किया। मतलब ये वाला ऑब्जेक्शन, मतलब ये उस टाइप के लोग मिलते हैं और आपको मिलेंगे दोस्त। तो इससे घबराना नहीं है। और तीसरे मिलेंगे एक्सक्यूज वाले, जो नंबर 1 के जो है बहानेबाज होते हैं। आपको एक्सक्यूज देंगे, जो जब आप आइडिया शेयर करोगे तो वो बोलेंगे कि यार मेरा मन नहीं है करने का, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तरह तरह के जो बहाने देंगे। क्योंकि दोस्तों जिसे करना होता है वो कभी बहाने नहीं करता, और जो बहाने करता वो कभी करता नहीं, वो कभी शुरुआत नहीं बिल्कुल करता। सर। तो हमें 3 प्रकार के लोग मिलेंगे, तो हमें कोशिश करना है कि देखो, आप बहानों का तो कोई, बहानेबाज का कोई इलाज नहीं है। जैसे नजर का इलाज है, नजरिए का इलाज, सॉरी, नजर का इलाज है, नजरिए का इलाज नहीं है, ठीक वैसे ही बहानेबाजों का कोई इलाज नहीं है दोस्तों। तो ऐसे लोगों को आप आइडिया शेयर करते हैं, तो आप एक बार इन्हें बताइए, अगर ये बहाने करते हैं तो आप नेक्स्ट पे जो है, आप उस व्यक्ति को छोड़कर आप नेक्स्ट पे जाइए, उस व्यक्ति के साथ आप समय लगाइए जो डिस्कशन करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर जो डिस्कस करता है, जो हमसे क्वेश्चनिंग करता है, जो हमसे सवाल पूछता है, हम उसी से भागते हैं। हमें लगता है कि अरे यार इसने तो सवाल किया, मतलब ये तो नेगेटिव है। एक्चुअल में नेगेटिव नहीं है, वो जानना चाह रहा है। और हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि हम वो नेगेटिव है और हम उससे भागते हैं। हमें भागना नहीं है, हमें डिस्कशन करने वाला व्यक्ति ही करता है, क्योंकि जिसके मन में सवाल वही करता है जिसे शुरुआत करनी होती है। उदाहरण के तौर पे हम सब्जी लेने जाते हैं, तो
सब्जी के बारे में अगर फॉर एग्जांपल हमें टमाटर लेना, तो टमाटर के बारे में हम सवाल तभी करते जब हमें खरीदना होता है। कपड़े लेने जाते हैं तो कपड़े के बारे में 10 सवाल तब करते जब हमें उसे लेना होता है। नहीं लेना होता तो आप खुद समझ जाइए कि नहीं लेना होता तो हम क्या होते हैं, हम ठीक है ना भैया, हाँ ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, या फिर हम आगे निकल जाते हैं। ये रियलिटी है। तो आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे, तो हमें डिस्कशन करने वाले लोगों के ऊपर समय लगाना, उनसे नहीं भागना, उन्हें नहीं छोड़ना है। तो ऑब्जेक्शन वाले, एक्सक्यूज वाले इन्हें हमें साइड में रखना है, क्योंकि इससे आपका समय बर्बाद होता है दोस्तों। देन उसके बाद मार्केट बिहेवियर की बात करें तो अगला टॉपिक है कि बट डोंट वरी बिकॉज एवरी पॉपुलर मैन हैज अ फेलियर स्टोरी बिहाइंड हिज सक्सेस। मतलब हर कामयाब इंसान के पीछे भी उसकी एक फेलियर स्टोरी होती है। कोई भी व्यक्ति एकदम से या एक बार में कामयाब नहीं होता, वो कई बार प्रयास कर करके कई बार फेल होता है, कई बार गिरता है, उसके बाद वो पॉपुलर होता है, तब जाके वो कामयाब होता है दोस्तों। तो वैसे आपको भी बार बार प्रयास करने हैं, बार बार लोगों से डिस्कस करना है, बार बार लोगों को बताना है। उसमें आपको 3 प्रकार के लोग मिलेंगे, इसमें हमें ज्यादा सोचने या ज्यादा चिंता की बात नहीं है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे डिस्कशन वाले। देन उसके बाद जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो हमारे अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए, बिजनेस एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड को लेकर मैं आपको स्टोरी बताना चाहूंगा। एक बार एक प्लेन में, आपने राडो का नाम सुना ही होगा। राडो एक कंपनी है जो घड़ियों का व्यापार करती है, और बहुत एक्सपेंसिव घड़ियां वो देती हैं, बहुत महंगी घड़ियां आती हैं इनकी, राडो की। तो एक बार प्लेन में राडो कंपनी के जो मालिक हैं वो सफर कर रहे होते हैं। तो इतने में ही उनके बाजू बगल में सीट में एक व्यक्ति आता है और वो बैठता है, और वो पहचान जाता है कि हाँ ये राडो कंपनी के मालिक है। तो वो उनसे मतलब हेलो करता है, उनको जो है ग्रीटिंग देता है। देन उसके बाद पूछता है कि सर और आपका घड़ियों का व्यापार कैसा चल रहा है। तो राडो की कंपनी के जो मालिक है, जैसे ही सुनते हैं तो सुनने के बाद उसको मतलब नजरअंदाज करते हुए कि घड़ियों का बिजनेस, ऐसा कौन सा, मतलब घड़ियों कौन सा बिजनेस, मेरा कोई घड़ियों का बिजनेस नहीं है, कुछ उस तरीके से। तो फिर वो पूछता है कि आप राडो कंपनी के मालिक हैं? हाँ मैं राडो कंपनी का मालिक हूँ। राडो कंपनी के मालिक हो तो वही तो, अगर आप राडो कंपनी के मालिक हैं तो आपके घड़ियों का व्यापार कैसा चल रहा है? हाँ मैं वो बोलते हैं कि मैं राडो कंपनी का मालिक तो हूँ, लेकिन मेरा घड़ियों का व्यापार नहीं है। कहते कैसे? राडो कंपनी तो घड़ियां बनाती है। लोग कहते घड़ियां जरूर बनाती हैं, घड़ी मार्केट में 30 रुपए की भी मिलती है, लेकिन मैं घड़ी नहीं बेचता, या मैं मेरा घड़ियों का व्यापार नहीं है। मेरा व्यापार है स्टेटस ऑफ सिंबल, मतलब स्टेटस का मैं व्यापार करता हूँ। जो मार्केट में जो घड़ी है वो 100 रुपए की भी आती है, 30 रुपए की भी आती है, वो समय बताती है। लेकिन मेरी घड़ी जिस व्यक्ति के हाथ में होती है वो उस व्यक्ति का समय बताती है कि उसका समय कैसा चल रहा है। तो इस एटीट्यूड के साथ ये बिजनेस जो है ये $1 ट्रिलियन का बिजनेस है, जो कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेकिन हमारा एटीट्यूड वैसा होता ही नहीं है, हमारा इतना स्ट्रांग एटीट्यूड नहीं होता। हमें लगता है कि यार हमने तो बहुत कम रुपयों से शुरुआत की, लेकिन हमारा वैसा एटीट्यूड होना चाहिए दोस्तों। देन उसके बाद आप जब मार्केट में जाओगे तो लोग आपके साथ बिच्छू की तरह व्यवहार करेंगे। बिच्छू की तरह मतलब आपने देखा होगा कि बिच्छू जो है एक ऐसा प्राणी है जो डंक मारता है, और उसका काम है डंक मारना और लोगों को काटना। ठीक वैसे ही आपके साथ भी जो है लोग अपना जो नेगेटिविटी देने का, जो डंक मारने वाला काम, वो लगातार आपके साथ करेंगे। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि लोग इस इंडस्ट्री को उतना अच्छे से जानते ही नहीं है, और इतना सब कुछ जाने बिना हम शुरुआत कर देते हैं, और उसका परिणाम ये होता है हम फेल हो जाते हैं। देन अगली चीज, पीपल बिहेव टू यू सेम एज दे बिहेव विद गैलीलियो। मतलब जब आप इस काम को करना शुरू करेंगे तो लोग आपके साथ ठीक वैसा व्यवहार करेंगे जैसा गैलीलियो के साथ किया गया था। आपको पता ही होगा कि गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दूरदर्शी बनाया हुआ था। उनका कहना था कि पृथ्वी गोल है, और वाकई में पृथ्वी गोल है। लेकिन पहले पृथ्वी को जब खोज नहीं हुई थी, दूरदर्शी की खोज नहीं हुई थी, तब पृथ्वी को चौकोर माना जाता था कि पृथ्वी चौकोर है।
स्वाभाविक सी बात है कि जब आप एक ऐसा स्टेटमेंट दे देते हो जो बिल्कुल अलग होता है, तो लोग आपके साथ बहुत गंदा व्यवहार करते हैं, बहुत गंदा बर्ताव करते हैं। ठीक गैलीलियो के साथ भी ऐसे ही हुआ। आपको बताना चाहूंगा कि गैलीलियो को इस स्टेटमेंट के लिए जेल तक जाना पड़ा, लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया। लेकिन जब बाद में रिसर्च हुई, जब बाद में पता चला कि यार ये व्यक्ति इतना स्ट्रांगली कैसे बोल सकता है कि पृथ्वी गोल है, जब उस पर रिसर्च हुआ और वाकई में बाद में पता चला कि पृथ्वी गोल है। दोस्तों, हो सकता है कि आपने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पोटेंशियल जाना है, पर आपके आस पड़ोस के लोगों ने, आपके घर परिवार के लोगों ने इसका पोटेंशियल को नहीं जाना होगा, तो वो भी आपके साथ ठीक गैलीलियो के साथ जैसा व्यवहार हुआ वैसे आपके साथ करेंगे। तो इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं होगी। अगर ये चीज आप ये सोचेंगे कि यार इतना अच्छा काम है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मेरे घर वाले क्यों नहीं मान रहे, या मेरे रिलेटिव क्यों नहीं मान रहे, मेरे फ्रेंड्स लोग क्यों नहीं मान रहे, वो मुझे क्यों ऐसा बोलते हैं, मुझे क्यों ताना देते हैं, क्यों मेरा मजाक उड़ाते हैं। अगर आप ये सोचोगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस इंडस्ट्री में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि लोग ऐसा बिहेव करते हैं, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। देन उसके बाद अगली चीज अगर हम बात करें, अगर हमें कामयाब होना है, जिंदगी में कामयाब होना, तो 4 चीजों को हमें लेकर चलना होता है। 4 चीजें हमारी डिसाइड होनी चाहिए। तो जैसे कि हमने पहले जाना कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर हमें सबसे पहले एक माइंडसेट हमारा ये होना चाहिए कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, ये हमें समझना होगा। दूसरा, मार्केट की मेंटलिटी, मार्केट में हम जाएंगे, लोगों की कैसी सोच होगी, उस सोच के साथ हमें कैसे लड़ना है, ये हमने जाना। नेक्स्ट हमने देखा कि मार्केट का बिहेवियर, इस इंडस्ट्री को लेकर लोगों का कैसा व्यवहार होगा, आपके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, ये हमने देखा। आगे हम देखेंगे कि अगर इंसान को एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, तो वो कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जो उसे अपने जिंदगी में डिसाइड करना होगा। जैसे इसमें दिया हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मंजिल लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब एक टारगेट, एक मकसद, आपका जो है एक डेस्टिनेशन, वो डिसाइड होना चाहिए। ये 4 चीज जिसकी भी जिंदगी में डिसाइड नहीं होती है, अक्सर एक्सीडेंट उसी के होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक्सीडेंट उन्हीं के होते हैं जिनकी ये 4 चीजें डिसाइड नहीं होती कि जाना कहाँ है, मंजिल क्या है। दूसरा, रास्ता, मंजिल तक जाने का रास्ता कैसा है, क्या वो सही है या गलत है। तीसरा, रास्ता तो डिसाइड है, लेकिन वाहन सही होना चाहिए, क्या सही वाहन से हम जा रहे हैं। अगर वाहन सही नहीं है तो हमारा, अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ियों के ब्रेक फेल होने की वजह से, या पंचर होने की वजह से, या गाड़ी में खराबी होने की वजह से कई लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। सड़क खराब होने की वजह से कई लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। कहाँ जाना है इसका पता नहीं होने की वजह से लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। और चौथी चीज, लोगों के एक्सीडेंट तब भी होते हैं जब ड्राइवर सही ना हो। ड्राइवर नशे की हालत में अगर गाड़ी चला रहा है तो एक्सीडेंट होना तय होता है दोस्तों। तो ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में भी ये 4 चीजें डिसाइड होनी चाहिए कि हमारा जिंदगी का मकसद क्या, हमें जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है। और आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ख्वाहिशों के साथ जो है आगे बढ़ता है, कुछ ख्वाहिशों को लेकर चलता है, और उनकी मंजिलें होती है कि यार मुझे एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये एक ये एक मतलब वो होता है, मतलब आप इसको ये लेकर चले कि फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आर्थिक आजादी, ये हर व्यक्ति की मंजिल होती है। और आज आर्थिक आजादी तक पहुंचने के लिए हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं, क्या वो जॉब है, क्या वो बिजनेस है, क्या वो कोई प्रोफेशन है, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें डिसाइड करना होता है। और उस रास्ते पे चलने के लिए वाहन कौन सा अच्छा है। जैसे कि अगर हमें इंडिया, हम जैसे इंडिया में, हमें इंडिया से अमेरिका जाना है फॉर एग्जांपल, तो फरारी गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है, या ऑडी मर्सिडीज बेंज बहुत अच्छी गाड़ी है, उनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हमें कहाँ जाना है, अमेरिका जाना है, तो क्या वो सुइटेबल या क्या वो सही वाहन होगा अमेरिका जाने के लिए? बिल्कुल नहीं। उसके लिए सही वाहन एरोप्लेन ही होगा। ठीक वैसे ही दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी अगर हमारी मंजिल बड़ी है, हमारा मकसद बड़ा है, तो हमारा वाहन भी जो है सही होना चाहिए, तब हम जो है मंजिल तक पहुंच पाते हैं। और उस मंजिल तक पहुंचाने वाले ड्राइवर सही होना चाहिए। तो ठीक वैसे ही दोस्तों, अगर हम देखें तो हमारी मंजिल है फाइनेंशियल फ्रीडम, हमारे सपने।
व्हाट इज द राइट वे, उस मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता कौन सा, क्या वो जॉब है, क्या खेती है, क्या कोई प्रोफेशन है, क्या सिर्फ हार्ड वर्क करके जो है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल किया जा सकता है, या किसी ट्रेडिशनल बिजनेस को करके, या फिर स्मार्ट वर्क या एमएलएम बिजनेस करके। तो दोस्तों वाकई में फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर बात करें, आज अगर 21वीं सदी में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का कोई रास्ता है तो वो एकमात्र ऐसा रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम बिजनेस। क्योंकि आप भी जानते हैं जॉब में इंसान के काम करने का समय सीमित होता है, इसलिए इसकी इनकम भी सीमित होती है। एग्रीकल्चर बहुत सारे लोगों के आसपास, या कुछ लोगों को तो घर में खेती होती होगी, उन्हें पता ही होगा कि खेती में फाइनेंशियल फ्रीडम या सपने पूरे नहीं होते हैं। पर्टिकुलर किसी प्रोफेशन की बात करें कि किसी भी प्रोफेशन में, या डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, या वकील बन के क्या फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल किया जा सकता है, या सिर्फ सिर्फ हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, पसीना बहा के क्या फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल किया जा सकता है? दोस्तों नहीं, इन सभी चीजों से सिर्फ गुजारा किया जा सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल नहीं किया जा सकता। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो आज के समय में एकमात्र ऐसा रास्ता है एमएलएम बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। फाइनली कंक्लूजन ये निकल गया था कि एमएलएम इज द बेस्ट वे टू गेट द फाइनेंशियल फ्रीडम। एवरी फिफ्थ मिलियनियर कमिंग फ्रॉम दिस फील्ड, मतलब हर 5वां करोड़पति आज इस फील्ड से निकल रहा है। पीपल डोंट नो अबाउट पोटेंशियल ऑफ एमएलएम बिजनेस, और लोग इसके पोटेंशियल को नहीं जानते, लोगों को पता ही नहीं है, लोग अवेयर ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि लोगों की कैसी मेंटालिटी है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर। अब हम आगे देखेंगे कि इस इंडस्ट्री के बारे में सफल लोगों का क्या कहना है। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन बिल गेट्स, उनका कहना है, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। बिल गेट्स का कहना है कि अगर मुझे फिर से दोबारा शुरू करने का मौका दिया जाए तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। मतलब मैं माइक्रोसॉफ्ट को चूज नहीं करूंगा, मैं आईटी इंडस्ट्री को चूज नहीं करूंगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। ब्रायन ट्रेसी, इनका कहना है, द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज अनलिमिटेड, देयर इज नो एंड इन साइट, it will continue to grow because better people are getting into it soon. It will be one of the most respected business method in the world. मतलब इनका कहना है कि ये एक सबसे सम्मानीय, सबसे अच्छी बिजनेस मेथड पूरी दुनिया में से, जो सारी बिजनेस मेथड उसमें सबसे अच्छी बिजनेस मेथड ये है। इसमें बहुत जल्द अच्छे लोग शामिल हो चुके हैं और इसमें इसका फ्यूचर अनलिमिटेड है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। ये ब्रायन ट्रेसी का कहना है। रामविलास पासवान जी, उनका कहना है, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस इन इंडिया, दिस इज द 21st century business and this business will give the revenue of 9,000 crore to Indian government till 2025। मतलब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो 21st century का बिजनेस, 21वीं सदी का व्यवसाय है, और लगभग 2025 तक 9,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगा ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री। वॉरेन बफेट, इनका कहना है, अ बिलियनियर, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेस्टर, मतलब ये एक करोड़पति भी हैं और एक दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक है। He now invests in network marketing MLM companies, ऑलरेडी इनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसमें। He has invested in 3 network marketing companies already, मतलब 3 कंपनियों में इन्वेस्ट कर चुके हैं। देन उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी के सबसे तेजी से बढ़ते कारोबार हैं, जिसमें हर युवा और महिला को वैश्विक रूप से शामिल होना चाहिए, अन्यथा कभी भी अब आप अपनी या वो अपनी युवा आयु का सर्वश्रेष्ठ हासिल नहीं कर, मतलब एक्सीलेंस तो हासिल नहीं कर सकते युवा आयु का, मतलब जो हमारी एज, ये जो एज है वो कभी भी उसका बेस्ट हासिल नहीं कर पाएंगे अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं बनते हैं। तो ये 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला कारोबार है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री
मोदी जी का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का व्यापार है, भारत की अर्थव्यवस्था को नेटवर्क मार्केटिंग ही बदल सकता है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका ये कहना है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो है कामयाब लोग। साथ में डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, डायरेक्ट सेलिंग इज एक्चुअल वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस मेथड मॉडल्स इन द वर्ल्ड एंड हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। डोनाल्ड ट्रंप, ये उनका कहना है। साथ ही साथ ये रॉबर्ट कियोसाकी, इनकी बात किया है तो एक लेखक है, इन्होंने भी जो है रिच डैड पुअर डैड एक बुक है वो लिखा हुआ है, और उसमें उन्होंने इसके बारे में चर्चा की है, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की बात की। द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, मतलब वो नेटवर्क बनाने पर फोकस करते हैं। एवरीवन एल्स लुक फॉर वर्क, और ज्यादातर लोग काम पे फोकस करते हैं, काम करने के लिए देखते हैं। और जो अमीर सोच वाले लोग हैं वो लोग नेटवर्क बनाते हैं। और दोस्तों ये है उन लोगों की सोच, ये है कामयाब लोगों की सोच जो कामयाब है। इस तरीके से दोस्तों आज में जो हमारा पहले दिन का सेशन था उसको हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आज में हमने जाना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर लोगों की सोच कैसी है। जब आप काम करने जाओगे तो आपको कैसे लोग मिलेंगे, लोग आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे, और कामयाब लोगों की क्या धारणा है इस चीज को लेकर, हमने इस पर चर्चा किया। कल में हम जानेंगे कि ये इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है और इसे हमें करने की आवश्यकता क्यों है। इस इंडस्ट्री को करके हम कहां तक पहुंच सकते हैं, इसके बारे में हम कल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मिलेंगे कल में एक नए जोश, नए एक्साइटमेंट, नए नॉलेज के साथ। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों का साथ इसी तरीके से लगातार 7 दिनों तक बना रहे। हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल में इसी टाइम पे, इसी जगह पे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।